पहले उसने तमाचे तमाचे बजा दिए, एकदम जेब में हाथ डाला, मुझे लगा एसिड डाल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अब अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने जैसे ही ब्लेड निकाला और बस मारना स्टार्ट किया। उसने 3 बार ऐसे किए कि 65 टाके आए। मैं मर जाती, मेरे बच्चों का क्या होता, 2 बच्चे कहाँ जाते मेरे। हाँ, मेरे हस्बैंड से कुछ ऐसे ही मसला चल रहा है, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। वो केस का वापस लेने का भी दबाव डालते हैं। उनके बच्चे मुझके ऊपर दबाव डालते हैं कि मरवा देंगे, मार देंगे। शक मेरा उनके ऊपर ही है कि उनके बच्चे वो खुद कुछ करना कुछ करवा सकते हैं। चाकू मार देना, ब्लेड मार देना, चोरी करना, गैंग बना के घूमना, कब्जेबाजी करना, ये आफत सी आ गई ओखला पे अंदर। जिम्मेदार नुमाइंदे भी हैं, जिम्मेदार पुलिस है। जब जब आप क्रिमिनल को, बदमाश को, गलत काम करने वाले की आप सपोर्ट करोगे, आप इलाके को बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, इन दिनों ओखला में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन आप सुनते होंगे, कहीं किसी को चाकू मार दिया, कहीं किसी की लाश मिली, कहीं कोई आदमी नशा करता हुआ पकड़ा गया, कहीं किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर ओखला में आए दिन ऐसी ऐसी वारदात हो रही है कि ऐसा लगता है कि अब ये इलाका शरीफों के रहने के लायक नहीं है। अभी हमारे साथ एक लेडी है। मैं आपको इनकी फ़ोटो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि ये नहीं चाहते कि दुनिया इनकी फ़ोटो देखे, लेकिन इन पर जो जुल्म हुआ है, इन पर जो हरकत की गई है, वो चाहती हैं कि ज़रूर ये सब देखें और जिन लोगों ने ये हरकत की है वो ज़रूर से ज़रूर गिरफ्तार हों। इसलिए इनका इंटरव्यू तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा हमने ब्लर किया हुआ है। ये बताइए, ये हादसा आपके साथ कब हुआ और आप उस वक्त कहाँ पे थी? परसों रात जब मैं अपने घर आ रही थी, अपने घर से अपनी बहन के घर आ रही थी, बस लॉक ही लगाया था कि एकदम एक लड़का आते ही मुझको मारने लगा और एकदम चाकू निकाला उसने और जैसे ही वो पेट पे मारा था, मैंने हाथ आगे किया, मेरा हाथ आ गया उसके अंदर और उतना खून बहा कि मैं बहुत चिल्लाई। लोग भी आए, लेकिन लोग बाद में आए जब लोगों को पता लगा कि कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, खूब रो रहा है, तो आसपास के लोग आए, उन्होंने देखा। कितना बज रहा होगा उस टाइम? 7 से 7:15 के बीच की बात है ये जगह कहाँ पर एग्जैक्ट जहाँ पर आपके साथ हुआ है? जी, 20 फुटा ही है, गली नंबर 5 में मेरा खुद का फ्लैट है। बस उसको बंद कर आ रही थी। मैं नहीं जानती कि कौन है कौन नहीं है। अब ये तो आपको ऐसा शक है किसी कौन चोरी की नीयत से इन्होंने किया, कोई बदमाशी की या नशे में थे, कुछ लूटना चाहते थे? क्या मकसद कुछ समझ में आया आपको इनका? अगर वो नशा वाला होता या चोर होता तो मेरा फ़ोन छीनता, मेरा बैग छीनता, वो ये सब करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो आते ही पहले उसने तमाचे तमाचे बजा दिए, एकदम जेब में हाथ डाला, मुझे लगा एसिड डाल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अब अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने जैसे ही ब्लेड निकाला और बस मारना स्टार्ट किया। बस बीच बचाव में मैंने अपने आप को बचाने के चक्कर में हाथ जैसे ही आगे किया, उसने 3 बार ऐसे किए कि 65 टाके आए। 65 टाके लगे आपको? जी, मुझे 65 टाके लगे। तो ये बताइए मुझे, उसने इस दौरान जब आप पे उसने हमला किया या बदतमीज़ी की आपके साथ, तो ऐसा कुछ उसने किया, कुछ बोला हो या गाली बका हो, किसी का नाम लिया हो जो आपको शक हो कि वो इस वजह से कर रहा है? वो किसी का आपसे झगड़ा हो उसकी वजह से कर रहा है, या कोई प्रॉपर्टी का मसला हो या कोई भी मसला हो, या फिर आपको ऐसे ही लगा एक आम आदमी आया और मार के चला गया? नहीं, आम आदमी होता तो मार के ऐसे ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके जाता। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड से कुछ ऐसे ही मसला चल रहा है, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। वो केस का वापस लेने का भी दबाव डालते हैं। उनके बच्चे मुझके ऊपर दबाव डालते हैं कि मरवा देंगे, मार देंगे। शक मेरा उनके ऊपर ही है कि उनके बच्चे वो खुद कुछ करना कुछ करवा सकते हैं। उनके बच्चे मतलब क्या, उनकी शादी पहले भी है? जी, मैं सेकंड वाइफ हूँ, वो मेरे पहले उनकी वाइफ भी है साथ में। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने कॉल कर भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ। यही तो शक तो अब यही जाता है कि उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया है। ये तो ऐसा कोई सबूत आपके पास नहीं है कि आपके जो हस्बैंड हैं, जिनसे आपके आजकल रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, उन्होंने किया होगा? इसका कोई सबूत नहीं है। आप शक की बुनियाद पर ये कह रही है कि हो सकता है चूँकि उनकी तरफ से बार बार आपको धमकी मिलती रहती है, तो ये आपको शक है कि मुमकिन हो ये हमला उन्होंने ही आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए किया हो? ये मुमकिन आपको लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट कोई सबूत नहीं आपके पास? सबूत नहीं है, बस इससे चूक आ गई, वरना सबूत भी होता। और जो बंदा मेरे मुंह पर कह के जा रहा है कि तुम मेरे लिए वो गले में हड्डी बन चुके हो, ना ऊपर जाओ ना नीचे आओ, मैं वो हजम नहीं कर पा रहा हूँ, मरवा दूंगा। मेरा बेटा भी गवाह है, बड़ा बेटा, उसके सामने भी गला पकड़ पकड़ कहते थे कि मार दूंगा, इसे मार दूंगा और तुम्हें देखने भी कोई नहीं आएगा। और बटला हाउस में इतने क्राइम हो रहे हैं, मैं करवा भी दूंगा तो तुम्हें कोई पूछ भी नहीं पाएगा तुम्हारा किसने किया। तो हस्बैंड कहाँ रहते हैं आपके?
हस्बैंड मेरे पुरानी दिल्ली में बारादरी में रहते हैं। तो उनकी जो पहली वाइफ थी वो है अभी साथ ही में है, मतलब वो लोग, या उनकी वाइफ नहीं है, सेकंड शादी जो की उन्होंने आपसे? नहीं, उनकी वाइफ हैं और वो वहीं रहती हैं और उन्हीं के साथ ही रहते हैं और उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, दामाद भी है, बहुएं भी हैं। लेकिन अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया? अगर मैं मर जाती, मेरे बच्चों का क्या होता? 2 बच्चे कहाँ जाते मेरे? बस ये डर है। अब तो ये डर है कि नीचे उतरते में भी डर लग रहा है कि कहीं कोई मुझे ही ना जान से मार दे। ये बताइए, आपने रिपोर्ट लिखवाई इसकी? जी हाँ, रिपोर्ट लिखवाई है, FIR भी कराई है उन्हीं के नाम की। जो बंदा अपने रिश्तेदारों से ये कह रहा है कि तुम मेरे मामले में मत बोलो, मैं उसका काम तमाम करवा दूंगा, तो बताइए रिश्तेदार तो चुप होकर घर से बाहर आ जाएगा, मेरा तो काम तमाम हो ही जाएगा। जब आपको बार बार धमकी दे रहे हैं आपके हस्बैंड, काम तमाम करा दूंगा, तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कर दिया? फैमिली कोर्ट में जाकर सेटलमेंट क्यों नहीं करा लिया? कोर्ट में तो केस चल रहा है मेरा इसी बात पर ही कि मेंटेनेंस वगैरह 1 साल से इन्होंने बंद कर रखा है, 1.5 साल से देखते भी नहीं हैं, आते भी नहीं हैं। लेकिन कौन हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं कहता कि तुझे यूँ कर दूंगा, तुझे यूँ कर दूंगा। अगर उन्होंने ही किया तो ये उन्होंने बहुत गलत किया। अगर मुझे कुछ होता तो मेरे बच्चों का क्या होता? ये बताइए, अभी जो आपके साथ ये हादसा हो गया, उनको मालूम चला ऐसा कुछ हुआ है? मालूम तो उन्हें पड़ गया होगा, सबको पता लग गई। अब परसों से अब तक हर किसी को पता चल गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक कॉल भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि तुम्हारे कहाँ लगी, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। उन्हें मेरी चिंता नहीं है, उन्हें तो बस ये खबर सुननी होगी कि हो गया उसका काम तमाम। ये बताइए मुझे, जिन 2 बच्चों ने बदमाशी की, जिन 2 लड़कों ने, उनमें से किसी की अरेस्टिंग हुई या नहीं हुई? पुलिस से कोई बात हुई आपकी? हाँ, अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं है कि अरेस्टिंग हुई है, लेकिन CCTV कैमरे में ज़रूर होगा, आसपास में कहीं ना कहीं तो कैमरा होगा कि 2 लोग हैं, 2 लोग, एक गेट के बाहर खड़ा हुआ था पार्किंग के बाहर और एक पार्किंग के अंदर मुझे मार रहा था, तो कुछ तो आया होगा उसके अंदर। मैं तो इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, चिंता की बात यह है इनके साथ, ये किसने कराया, क्यों हुआ, या अचानक हो गया? 2 नशेड़ी थे, बदमाश थे, उन्होंने अचानक कर दिया। चाहे इनके हस्बैंड ने कराया हो, चाहे उनका कोई रोल नहीं हो इसमें, ये 2 लोग अचानक आए हो, इनके साथ उन्होंने ऐसी हरकत की हो, तो भी ये चिंता की बात है कि ओखला को आप लोग कहते हैं कि एजुकेटेड इलाका है, तो फिर इसमें इतना क्राइम क्यों हो रहा है? इनका कहना ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, उन 2 बच्चों की, 2 लड़कों की गिरफ्तारी चाहिए, ताकि ये मालूम चल सके वो दोनों थे कौन, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और भी हो सकता है, तो मेहरबानी कर कर अपने ही घर की हर किसी औरत की, क्योंकि कल तो जेंट्स पे होता था, अब लेडीज़ पे हो गया, आज तो मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और भी हो सकता है। आज शाहाना के साथ ऐसा हुआ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हो जाए। इसलिए इलाके के लोगों को भी चाहिए कि वो जागरूक हो, और पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे मामले में वो जल्दी और सख्त एक्शन ले, ताकि किसी बदमाश की ये हिम्मत ना हो कि आइंदा किसी महिला के साथ या किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा सलूक कर सके वो। महमूद, मुझे ये बताइए, आए दिन ओखला में रोज़ाना हम कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, किसी के घर में चोरी हो रही है, कहीं बाइक चोरी हो रही है, तो कहीं स्कॉर्पियो भी चोरी हो रही है, कहीं कोई ब्लेड मार रहा है, कहीं कोई चाकू मार रहा है, कहीं किसी की लाश मिल रही है। तो नेतागिरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी नेतागिरी करते हैं, एक्टिव भी है, सोशल वर्कर भी है, नेतागिरी भी करते हैं आप। तो आप लोग कर क्या रहे इस इलाके में? इलाका तो लोग कहते हैं कि बहुत एजुकेटेड इलाका है, यहाँ जामिया है, यहाँ अच्छी अच्छी मुस्लिम तंजीमें हैं, तो ये सब हो क्यों रहा है? अभी मैंने एक लेडी का इंटरव्यू किया है, उस लेडी को चाकू मार दिया, ब्लेड मार दिया उसको। एक शरीफ औरत, उसे किसी ने चाकू मार दिया, ब्लेड मार दिया, कल मर्द को मारते ही थे, अब औरतों को ही मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो रहा है इस इलाके में? बहुत ही अफसोस की बात है शिबली भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, ये आम हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कहीं से कहीं तक भी कि यहाँ से इलाके में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ये जिस तरह की आप वारदात अभी बता रहे हैं कि लेडीज की चाकू मारा, मैंने भी देखा है, उसमें मैंने पोस्ट भी की है, उसका 32 टाका है। कौन लेडीज है मैं नहीं जानता, सिर्फ मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने बताया, उसके अलावा किसने मारा मुझे नहीं पता। लेकिन सर आम मार जाना, किसी के भी चाकू मार देना, ब्लेड मार देना, चोरी करना, गैंग बना के घूमना, कब्जेबाजी करना, ये आफत सी आ गई ओखला पे अंदर, और ये गलत है। और इसकी हम जितनी भी अफसोस करते थे, जितनी भी निंदा कर सकते हैं उतनी ही करेंगे, क्योंकि ऐसा इलाके के अंदर नहीं हो चाहिए। हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटी भी है, हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे सब लोग, पूरा ओखला हमारा, आवाम हमारी, ये पूरी तरीके से अगर वो खौफ के साए में जिएगा तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और बहुत ही अफसोस की बात है ये। मुझे ये बताइए महमूद, आप सिर्फ अफसोस ही करेंगे? अमानत भाई अफसोस करेंगे, आप भी अफसोस कीजिएगा, आसिफ भाई अफसोस करेंगे, अरीबा अफसोस करेगी, शेफ दानिश भी अफसोस करेंगे। आप लोग सिर्फ अफसोस कीजिएगा या नेता होने के नाते, इलाके में मशहूर होने के नाते कुछ सॉलिड एक्शन भी तो कुछ लीजिएगा ना आप लोग। नहीं, हम देखिए, जहाँ तक जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, जो नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, जिम्मेदारी बनती है उनकी भाई।
अवाम ने जिताया है, और उनसे तो मालूम है क्या, दुनिया में नहीं बल्कि अवाम ही नहीं, आखिरत में भी पूछा जाएगा कि हमने आपको नुमाइंदा बनाया था, आप जीत कर पहुंचे थे वहां पर, आपने क्या किया। अगर अल्लाह पाक किसी को इज्जत देता है, किसी को नुमाइंदा बनाता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। छोटा सा काम होता है, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया, छोटे से काम है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब आके जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं होता, क्यों नहीं ले रहा है भाई जिम्मेदारी अपनी। जो बिगड़ते हालात ओखला के हैं उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार नुमाइंदे भी हैं, जिम्मेदार पुलिस है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। क्यों नहीं आगे संभाल सकती हैं जब इन्हें पता होता है कि लेंटर पड़ रहा है 50 गज का है, 100 गज का है, जहां पे उगाई करनी उगाई करते हैं, हर चीज़ का एक चीज़ का इन्हें पता है। तो ये क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल का इन्हें क्यों नहीं पता लग रहा है, क्यों नहीं नशे पे कंट्रोल हो रहा है। बार बार हम शिकायत कर रहे हैं, बार बार हम मिल रहे हैं, मैंने इसे लेकर कहना डीसीपी साहब से भी शिकायत की है, और मैं रिटर्न में भी दूंगा बिल्कुल, ये कि इलाके के अंदर बिल्कुल ही अपराध जो है पूरा चरम पर है, और खौफ के साए में लोग निकलते हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती सबकी? जिम्मेदारी बनती, रहनुमा आगे बढ़े, उसके साथ सब लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये लोग कहते हैं ना, वैसे तो कहते हैं ये कि हम ही कुछ कर सकते हैं, कोई हमारी मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिला सकता, क्योंकि हम यहाँ के नुमाइंदे हैं। अरे नुमाइंदे आप है, जब थोड़ा सा काम होता है आप कभी अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इलाके में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को भी संभालें। क्योंकि जो कि जामे थाना है, पुलिस वाला कोई सा भी हो 2 साल के लिए आता है, चला जाता है, चला जाएगा, आज नहीं तो कल उसका ट्रांसफर होना है। लेकिन आप नुमाइंदे तो बन के यहाँ पर बैठे हो सालों साल के, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपको अपनी आवाम की जिम्मेदारी बनती है। फिर ये हो जाएगा कि आप पार्टी के, आप फला पार्टी के, आप फला पार्टी के, इससे फला पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इससे सिर्फ नुमाइंदों का लेना देना है, जिन सरपरस्त है उनका लेना देना है। ये आप लोग, मैं मीडिया को भी कहूँगा, सिर्फ आप आ गए इंटरव्यू करने के लिए, मेरा इंटरव्यू करने के लिए विधायक का, इंटरव्यू काउंसलर का, इंटरव्यू एमपी का, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप एक मुहिम बनाए कि नशे में ये हालत हो गई है, चाहे वो मर्डर हुआ, चाहे नशा हुआ, 2 लगातार बॉडी मिली है, उसके अलावा चाकू लगा है, 2 दिन पहले पत्थर मार देता, उसके अलावा दूसरे चाकू का लग के मर्डर, 100 चीजें हो रही है। तो आपकी जिम्मेदारी से इतनी है कि आपसे इंटरव्यू करा, खत्म। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उससे पता कर रहे हैं कि आपने क्या जिम्मेदार है? जो सवाल मुझसे आप पता कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या नुमाइंदों जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी पुलिस से जिम्मेदारी नहीं बनती? आप पता करिए ना पुलिस से भी आखिर क्यों हो रहा है। जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं वो आसिफ से भी करेंगे, अरीबा से करेंगे, दानिश से भी करेंगे, अहमदुल्ला खान से भी करेंगे। मेरा ये कहना महमूद ये है कि सभी नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए। तो क्या आपसे हम ऐसी कोई उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आप लोग पार्टी से ऊपर हटकर, ऊपर उठकर, सब लोग मिलकर, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो सोशल वर्कर भी बहुत सारे हैं, जो किसी पार्टी से लगे हुए नहीं है वो लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि इलाके में ऐसा हम लोग कोशिश करें कि इलाका जो है वो क्राइम फ्री हो जाए। ऐसी कोई उम्मीद है कि आप ऐसी टीम बनाने वाले हैं, कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने देखिए प्लान कुछ नहीं, प्लानिंग हो चुकी है। सिर्फ इस बात का हम लोग वेट करते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो बढ़ना पड़ेगा। पूरी तरह टीम तैयार कर ली है, पूरे इलाके से जो टीम से मैंने बात कर ली है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरी बात लगातार चल रही है, और हम लोग मिलकर इस काम को करेंगे। मेरी बात एसएचओ साहब से भी हुई है, एसएचओ साहब से हमने साफ लफ्जों में कहा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थाने के अंदर चंद पुलिस वाले, चंद स्टाफ के लोग हैं जो मेहनत करते हैं, चंद लोग हैं वो गिने चुने 5-7 लोग होंगे मेरे ख्याल से, क्यों नहीं कर सकते बाकी लोग सारे? क्या एसएचओ साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसे सुधारें? हमने इसकी शिकायत डीसीपी साहब को भी की है, और आने वाले वक्त में हम लोग करेंगे, हम मिलेंगे भी, और इलाके के अंदर पूरी टीम बनाकर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, सीधा चैलेंज करेंगे। जो गलत काम करेगा उसके साथ हम लोग पुलिस के साथ भी खड़े होंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, और सामने से पूरी टीम लेकर खड़े होंगे। मजाक बना के रख दिया इलाके का। साहब एक सवाल मुझे ये बताइए, मैं डायरेक्ट आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, न किसी नेता पे लगा रहा हूँ, लेकिन जब भी इलाके में कोई क्रिमिनल गिरफ्तार होता है, कोई चोर गिरफ्तार होता है, तो आप जैसे कोई नेता, चाहे कोई भी, आप ना हो कोई दूसरा होगा, वो नहीं कोई और होगा, आप लोग ये एसएचओ पे कभी कभी प्रेशर बनाते हैं, सर इनको छोड़ दो, इसने गलती नहीं की होगी, इस तरह तो क्रिमिनल बच जाता है। आमतौर पर मैंने कई नेता को देखा, वो फ़ोन कर लेते हैं थाने में और बचाने की कोशिश करते हैं बदमाशों को, उससे उसका हौसला बढ़ता है। देखिए, ये कहना कि क्रिमिनल को बचाने जा रहा है, ये एक मुद्दा अलग है। जैसे एक केस हुआ था, ये लोग राजनीति करना शुरू कर दिया था कि राजनीति कर रहे थे साहब कि ऐसा हुआ, साबित नहीं कर पाए थे। जो भी आदमी गलत आदमी को बचाता है, जो भी क्रिमिनल को बचाता है, तो इसका मतलब वो क्रिमिनल है। जब आप क्रिमिनल को, बदमाश को, गलत काम करने वाले की आप सपोर्ट करोगे, आप इलाके को बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें कोई भी एक्सवाइजेड। और जब तक ये राजनीति ये देखिए, जब इलाके का मुद्दा आ जाए ना, गंभीर मुद्दा हो, इलाके का नशे का मुद्दा हो, किराए का मुद्दा हो, खौफ का मुद्दा हो, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, एक साथ मिलकर उसका हल निकालना चाहिए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारी बेटे,
हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी सोसाइटी कैसे सेफ होगी, कैसे सुरक्षित होगी, ये सोचने की ज़रूरत है। क्या जो बंदा नशा करता है उसने मार दिया है तो क्या वो परेशान नहीं होगा? वो भी परेशान होगा। जिसका बच्चा नशा करता, उनके आप माँ बाप से जाके पता करिए आप, वो बेचैन रहते हैं। बेचैन किस लिए रहते हैं? कि आने वाला वक्त, उसका भविष्य जो है, उसका मुस्तकबिल जो है बच्चे का अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? कि नशा करा, आज नहीं तो कल उसे अल्लाह महफूज रखे, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो पूरा परिवार परेशान रहता है। तो पूरा परिवार भी चाहता है कि नशा ख़त्म हो, कोई नहीं चाहता गुंडागर्दी हो, कोई नहीं चाहता बदमाशी हो। चंद लोगों ने इलाके का माहौल ख़राब कर रखा है। ये चंद लोग हैं जिन्हें से मिल जाती है कई बार, जैसे आप सवाल कर रहे हो, जो से देता है। आप, मैं कहता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरा नाम उजागर करिए। कोई और दूसरा गलत करता है उसका नाम उजागर करिए कि आपने गलत जगह सपोर्ट करिए। आप लोग करिए उसका, मैं कहीं गलत सपोर्ट करता हूँ, आप लोग मेरा नाम खुला उजागर करिए क्या वो बंदा गलत था, मैं हूँ, तुमने वहाँ गलत सपोर्ट किया है। ये जिम्मेदारी बनती है हम लोग सब लोगों की कि इलाके को बचाए, एक दूसरे पे आरोप न लगा, इलाके को बचाए, मिलकर काम करें। चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे वो कब्जे का मुद्दा हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो गुंडागर्दी का मुद्दा हो, किसी भी भूमाफिया का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो जो किसी को कोई भी परेशान कर रहा है, उसे सब लोग मिलकर उसका हल निकालें। और जहाँ तक बात है ये कि मैंने तो एक पूरी तरह से टीम तैयार कर ली, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी देखेगा। इस चीज़ में काम हम लोग करने वाले हैं। महमूद, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, जब भी इस इलाके में क्राइम होता है, कभी कोई चाकू मार दे या पिस्टल चल जाए या कुछ और हो जाए, तो लोग उपेंद्र जी को याद करते हैं। उपेंद्र यादव हर कोई याद करता है। आपको भी मैंने कई बार देखा है, उनको याद करते हैं। हर कोई चाहता है अरे उपेंद्र जी आ जाए, उपेंद्र जी आ जाए। आपको क्या लगता है कितना फ़र्क है उपेंद्र जी के मुकाबले और जो भी SHO उनके बाद आए उसके मुकाबले? क्यों वो लोग उनकी तरह या उनका कुछ हिस्सा भी काम क्यों नहीं कर पाते लोग? देखिए, अब मैं बता दूं, लोग कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। यही वो ओखला था, यही वो आबादी थी, यही वो उपेंद्र SHO हुआ करते थे जिनके आने के बाद क्राइम जीरो हो गया था। यही वो थाना है, यही वो स्टाफ है। अब क्यों नहीं हो रहा? अगर इसे अटल कर लोगे कि हाँ ये काम हमें करना ही करना है, वो हो जाएगा। कोई भी थाना, कोई भी SHO अगर आप बीट पे जाते हो, कोई लेंटर पड़ रहा है, एक कांस्टेबल जाके पूरा लेंटर रुकवा देता है अगर उसकी वो लेंटर के पैसे ना मिले तो। क्राइम क्यों नहीं रोक सकता? एक बीट पे 3 4 5 लोग होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो सिर्फ ये देखने के लिए थोड़ी होते हैं किसका प्लॉट कितने गज का, किसका लेंटर कितने गज का, किसका किरोड़ी पड़ी, किसका बदरपुर पड़ी। वो यही रोकने के लिए होता। बीट जो बनती है ना, बीट, वो बीट इसीलिए बढ़ती है। उस बीट में 3 4 पुलिस वाले हो तो इसीलिए होते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में कोई गलत काम हमारी बीट में ना हो, उसे रोकने के लिए होते हैं। उसका मकसद ही बदल दिया। ये सिर्फ नियत के ऊपर है। अगर आज पुलिस चाहे, आज जामिया पुलिस चाहे तो जामिया पुलिस आज इस क्राइम को कंट्रोल कर सकती है, बस चाह ले वो। और जहाँ तक बात है, मैं आप बहुत क्लियर करा दूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, इलाके के DCP है, वो बहुत सुलझे हुए आए हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी है, मुलाकात 1-2 बार मेरी भी हुई है, बहुत तारीफ़ सुनी है। वो इंसान जो है, जो DCP इलाके के साउथ ईस्ट के अपने, वो बहुत सुलझे हुए। और सुनना ये भी है कि हमेशा वो लोगों की मदद के लिए आगे आते और आगे खड़े होते और काम करते हैं। मैंने खुद देखा भी है और 1-2 मसला पड़ा भी तो उन्होंने करा भी है। तो DCP, अगर मैं तो खुलकर कहता हूँ, अगर SHO साहब नहीं सुनते तो सीधा DCP साहब से कंप्लेंट करें। DCP साहब इस काम को जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है और जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि DCP साहब अच्छा काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ जिन लोगों को काम ना हो सीधा DCP साहब से बात करें और काम को कराएं। मैं भी इस काम को खुद इलाके की टीम के साथ, इलाके के लोगों के साथ मिलकर इस इलाके में DCP साहब की मदद लेकर मैं काम करूँगा। बात तो तय है कि ओखला में क्राइम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये सबके लिए चिंता की बात है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं बचा रहूँगा तो वो गलत सोच रहा है। कोई नेता अगर सोच रहा है कि मैं क्रिमिनल से बच जाऊँगा, वो गलत सोच रहा है। अगर कोई नेता भी क्रिमिनल को शह दे रहा है तो जो क्रिमिनल आज उसके इशारों पर चल रहा है, हो सकता है वही क्रिमिनल इतना ख़तरनाक हो जाए जो उसके लिए नुकसानदेह हो जाए। क्राइम करने वाले लोग किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते। उसके ख़िलाफ़ हर किसी को एकजुट होना ज़रूरी है। आज जो महमूद कह रहे हैं कि हम सब लोग मिलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी सोसाइटी के हो, कहीं रहते हो, किसी इलाके में रहते हो, किसी गली में काम करते हो, हम सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह नशे के ख़िलाफ़, क्राइम के ख़िलाफ़, इस इलाके में जो भी बुराई है उसके ख़िलाफ़ आगे आएंगे। तो आप सब लोग आपस में हाथ मिलाइए, चाहे नेता हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे कोई और हो, तभी आप ओखला को क्राइम से पाक कर सकेंगे। नहीं तो आए दिन आप देखते हैं क्रिमिनल किसी न किसी का नुकसान कर रहे हैं। कल किसी और की बारी है, परसों किसी और की बारी आएगी।